सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि आपका एग्जाम आने ही वाला है। जैसे कि आप सब जो लोग जानते हैं कि 6 जून को आपका एग्जाम है किस चीज़ का, अपना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, राइट। फॉर दैट रीज़न मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ पर्टिकुलर ऐसी वीडियो। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इसके अंदर रखे हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं जिसको आप पढ़ लेंगे। अगर यही आपने सॉल्व कर दिया तो दैट वुड बी समवेयर ग्रेट। अगर आपने यही कर दिया तो इजीली आप लोग अपने मार्क्स स्कोर कर लेंगे। आपको समझ आ जाएगा कौन से पर्टिकुलर यूनिट से मैंने ये वीडियो या फिर ये क्वेश्चंस उठाए हैं, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन से क्वेश्चंस बार बार हर तरफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, विशेष शिक्षा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल मेरा यही है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, राइट। आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। जीमेल आप सभी के सामने, राइट। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करूंगी, ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगी नहीं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो जल्दी से करते हैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट। हमारा जो क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन आए थे मल्टीपल चॉइस के, जो कि एक एक नंबर के थे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इम्पेयरमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो इम्पेयरमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है, हमारा फिजिकल पार्ट कुछ भी बॉडी का वर्क नहीं कर रहा होता, अच्छी तरीके से उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, वो सारा हमारा इम्पेयरमेंट होता है। और इम्पेयरमेंट के कारण कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी एक बच्चे की डिस्ट्रॉय होती है या फिर खराब होती है। तो इम्पेयरमेंट जो है वो रिलेटेड किससे है, तुम्हारा फिजिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली फिजिकल पार्ट में है। अगर किसी का बॉडी पार्ट ही नहीं है तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा, राइट। फंक्शनिंग डेफिनेटली, अगर उसकी फंक्शनिंग अच्छी है कि नहीं है। मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं असर डालता ही है इम्पेयरमेंट। तो ये सारी तीनों चीज़ों से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अब, ठीक है। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पेरीनेटल कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। किसी भी डिसेबिलिटी का जो कारण है पेरीनेटल यानी कि पैदा होने से पहले वाला जो कॉज है वो क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन जो माना गया है वो हमारा, वैसे तो सारे ही एक कॉमन कॉज है। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन कभी कभार हो जाती है, कभी कभार हम कोई टॉक्सिन्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ दवाइयाँ गलत ले लेते हैं, कभी कभार हम एक्सरे करवा देते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो एक्सपोजर टू अल्कोहल जो है वो बिल्कुल सही है और मोस्ट कॉमन माना जाता है, ठीक है। आरपीडीडब्ल्यू एक्ट 2016 के दौरान कितनी डिसेबिलिटी आई थी, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बोल लो बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है हमारा, जो कि 2016 का है, उसके अंदर एक नई डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई है। इससे प्रीवियसली वो इंक्लूड नहीं की गई थी, राइट। तो कौन कौन सी नहीं आई है ये भी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रीवियसली जो कि हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 का, इसके अंदर और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि तुम्हारा 2016 का है, इन दोनों में एक सेम अगेन फिर से रिपीट की गई है, वो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। समझ आ गया। डॉर्फिज्म 2016 में नई तुम्हारी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आई है, 21 डिसेबिलिटी में से आई है, एसिड विक्टिम और थैलेसीमिया, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, अभी कुछ ब्रीफ में नहीं बताऊंगी आपको, ये सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं और ये डेफिनेटली रिपीट होंगी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट होंगे। सेंसरी न्यूरल्स हियरिंग लॉस, देखियो ये देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं अपने प्रीवियस वाले सेशन में। जो लोगों ने नहीं देखा है वो सेशन, वो जाके प्लीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेंसरी न्यूरल है, बेसिकली सेंसरी यानी कि सेंसेस से, और सेंसेस हमें नर्व्स के थ्रू मिलते हैं, न्यूरल यानी कि नर्व्स, तो नसों से रिलेटेड। और जो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो तुम्हारे कहाँ आते हैं, तुम्हारे बिल्कुल इनर ईयर में आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये उसके बाद मिडल ईयर, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, इनर ईयर। तो इनर ईयर से ही जुड़ के वो लोग नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन तक कनेक्ट करती हैं। तो सेंसरी न्यूरल, अगर हम हियरिंग लॉस की बात करें तो वो हमारा इनर ईयर और हियरिंग नर्व्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तभी ये दिक्कत आती है हमारे सामने। एक अगर व्यक्ति जो है वो माइल्ड रिटार्डेड है, राइट, तो उसका माइल्ड रिटार्डेशन ये जरूर पूछा जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ वो है। तो अगर बात करें बिलो 20 to 25, ये बच्चा जो होता है वो प्रोफाउंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा 22 से 20 से लेकर 40 तक अगर हमारे पास आ जाता है तो वो भी हमारा सीवियर कहलाता है,
ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे 50 से लेकर 70 तक, क्योंकि 70 से ऊपर वाला बच्चा बॉर्डर लाइन पे आता है, 70 से लेकर 90, 100, 90 तक वाला जो होता है वो हमारा बॉर्डर लाइन पे आता है, 50 से लेकर ये तुम्हारा माइल्ड हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी दैट कॉज अ प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड द लॉस ऑफ द मसल मास, मसल्स मास का लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, बच्चे को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है, बच्चा कहता है बार बार कंप्लेन करता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये सारा जो दिक्कतें होती हैं वो तुम्हारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की होती है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की होती है। इंडिया के पास कितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि एक रिहैबिलिटेशन की तरह काम कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी में? तो पीडब्ल्यूडी के लिए यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो आप कहेंगे हमारे पास जो है वो 8 नेशनल इंस्टीट्यूट है। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कीजिएगा। अब सोचो ऐसे सिनारियोज तुम लोगों के पास आ सकते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर चीज़ होती क्या है। ये तुम्हारी नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि मोहित जो है वो 10 साल का है, वो अपने अकेडमिक में काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। ठीक है। उसके जो फादर हैं अभी कुछ टाइम पहले ही पास हुए हैं, राइट। तो यानी कि अभी उनकी डेथ हुई है उसके फादर की, और उसके बाद से वो अकेडमिक में अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है? क्या वो बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, या फिर उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस है? क्या दिक्कत है? सो बेसिकली बच्चे का इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बच्चा जो है मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। और वो क्यों आ रही है मेंटल हेल्थ की इशू? क्योंकि बच्चे का इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है। Which of the following is considerable as the important in the early identification? अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मानी जाती है? अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली इंटरवेंशन, नॉलेज अबाउट द स्कीम्स, या फिर अवेयरनेस अबाउट द। देखो अर्ली स्क्रीनिंग जब तक नहीं होगी, जब तुम स्क्रीन नहीं करोगे, देखोगे नहीं, टेस्टिंग नहीं करोगे, असेस नहीं करोगे कि बच्चे में दिक्कत कहाँ है, तब तक तुम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं करोगे। फिर उसके बाद तुम्हें स्कीम्स के बारे में तो तुम तब जानोगे जब ये पता चलेगा कि बच्चे में कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो पहले स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे 10 MCQ क्वेश्चन, जो कि ये 2021 का पेपर है, हमने इसके कंप्लीट कर दिया। अब हम आएंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू एंड फॉल्स कहता है कि इम्पेयरमेंट जो है वो हमारा फंक्शनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटी को कहीं ना कहीं ये कंसर्न होता है, इसी के ऊपर होता है। ये हमारी लिमिटेशन कर देता है, एक पूरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं लिमिटेड कर देता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और पूरी व्यक्ति को, होल पर्सन को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही है, दिस इज ट्रू। हमारा इम्पेयरमेंट यही होता है कि जब एक व्यक्ति जो है वो अपने पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, वो अपने जो कार्य होते हैं उसको असफलता की तरह, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या एक क्योरेबल डिसीज है? क्या ये क्योरेबल डिसेबिलिटी है? सॉरी, तो बिल्कुल फॉल्स है। देखो ये वक्त के साथ इम्प्रूव जरूर हो सकती है, जरूर लिख के आना, इम्प्रूवेबल है, ना कि ये तुम्हारा क्योरेबल है। तो ये ध्यान रखना। अर्ली इंटरवेंशन जो है वो कंसिस्ट करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज को। अर्ली इंटरवेंशन जब हम स्टार्टिंग में बच्चे को स्क्रीन कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, उसके बाद हम अर्ली इंटरवेंशन देते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हम बच्चे को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, उसके एकेडमिक में हेल्प कर सकें, उसके सोशल में, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या अर्ली इंटरवेंशन कंसिस्ट करती है मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विस। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि पूरी एक टीम बनती है जो बच्चे के ऊपर वर्क करती है, उसमें पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर, OT, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सारी चीज़ें जो बच्चे की हेल्थ पे, वेलबींग पे काम करे। यस, बिल्कुल सही है। जहाँ भी देखो, ये सीटेट में भी तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, जहाँ भी तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिले, मैक्सिमम वो चीज़ तुम्हारी ट्रू होगी, मगर ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। तो सिर्फ ये मत सोचना कि यार पॉजिटिव दिख रहा है तो मैं ट्रू कर दूं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे, इसकी जगह पे वो कुछ और पूछ लेता तो गलत ना हो जाता। RPWD एक्ट जो है हमारा 2016 का, उसने इंक्रीज कर दिया हमारी 5%, गवर्नमेंट जॉब जो है वो उसने इंक्रीज कर दी है रिजर्वेशन 5% से। बिल्कुल सही है। ये पहले तुम्हारा रिजर्वेशन 3 से 4% का होता था, और अब जो है वो उसने 5% पे इंक्रीज कर दिया। ये RPDW एक्ट में आई है, जो कि 2016 में। NGO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डिसेबल्ड व्यक्ति को एम्पावर करने में, उसको जॉब दिलवाने में, उसको कुछ नई नई स्किल सिखाने में, कलाएं सिखाने में। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, चलो फिलिंग इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी का ये जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है तुम्हारा डेफ ब्लाइंडनेस।
ठीक है, तो डेफ ब्लाइंडनेस में क्या होगा, व्यक्ति सुन भी नहीं पा रहा और देख भी नहीं पा रहा, दैट वुड बी व्हाट, अ डेफ ब्लाइंडनेस। टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस विच इज क्योरेबल इन द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट, वो ऐसा, मैंने देखो ये भी चीज़ पढ़ाई हुई है, मैंने हियरिंग इम्पेयर्ड के अच्छे खासे नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किए हैं और तुम्हें वीडियो भी दिखाई है, उसके अंदर तुम्हारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो कि तुम्हारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये एक ऐसा लॉस होता है जो कि तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाता है, ये कुछ इन्फेक्शन से हुआ होता है या कोई इंजरी आ गई या फिर फ्लूइड जम गया या फिर कोल्ड हो गया साइनस का, जो भी है, तो ये सारी चीज़ों का। अब तुम्हारा आ जाता है NIE PVD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है, फुल फॉर्म्स तो ज़रूर आएंगी। फुल फॉर्म्स देखो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है और अगर आपको फुल फॉर्म्स देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, मे बी इस पे वीडियो भी आ जाएगी फुल फॉर्म पे अगर मुझे टाइम मिला तो, मगर टेलीग्राम पे मैंने सारे फुल फॉर्म्स जो है वो अपलोड कर दी। ठीक है, तो फुल फॉर्म अगर मैं NIE PVD की देखूँ तो PVD जो है तुम्हारा विजुअल डिसेबिलिटी है, इससे पहले वाला सब में सेम ही रहता है ज़्यादातर, मगर हम ध्यान से देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट National Institute for Empowerment of Person with Visual Disability। IQ अगर एक प्रोफाउंड बच्चा होगा, तो मैंने अभी कुछ पीछे ही करवाया है कि IQ जो प्रोफाउंड का बच्चा होता है वो 20 से 25 का होता है, तो बिलो आप कह सकते हैं, बिलो 20 या फिर आप 25 लिख सकते हैं, समझ आ गया। अगर एक बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया होता है, उसको डिसलेक्सिया की दिक्कत आ रही है, तो उसको मेन चैलेंज कहाँ देना होगा, उसको रीडिंग में। अगर डिस्ग्राफिया होगा तो राइटिंग में दिक्कत आएगी, डिसकैल्कुलिया होगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं जो कि तुम्हारा लिखा था कि एनी 5 करने हैं आपको 8 में से, मगर मैं आपको सारे एक बार रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन बाय चांस आपके सामने आ गया तो आप किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से उसे लिखोगे, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर देखा जाता है पेपर्स में, वो है तुम्हारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तीनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर मैं इम्पेयरमेंट की बात करती हूँ, जल्दी जल्दी देखेंगे, इम्पेयरमेंट की बात करती हूँ तो कोई लॉस या एबनॉर्मेलिटी होती है तुम्हारी, ठीक है, साइकोलॉजिकली तुम कह सकते हो या फिर फिजियोलॉजिकली, फिजिकल में देखने में लग रहा हो, राइट, जो तुम्हारा फंक्शन को थोड़ा कम कर दे। अब इसका स्कोप क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में ही तुम्हारा इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि मे बी हाथ में दिक्कत हो सकता है, पैर में दिक्कत हो सकती है, राइट, कुछ भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन जो कि वर्क ना करता हो या फिर अच्छी तरीके से फंक्शन ना कर पा रहा हो, दैट वुड बी इम्पेयरमेंट। एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल जरूर लिखना, देखो लिखने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, अगर इस तरीके से भी नहीं लिखना है तो इम्पेयरमेंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, यहाँ पे इम्पेयरमेंट के बारे में लिखना, उसके कुछ स्कोप्स वगैरह, या फिर अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं बनाना तो 3 कॉलम बना के डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन, तीनों के स्कोप्स, तीनों के एग्जाम्पल और तीनों के कंटेक्स्ट, इस तरीके से जरूर करना। जैसे किसी का लॉस ऑफ लिम्ब हो जाए, लेट्स सपोज कि कोई एक्सीडेंट वगैरह में, या फिर विजन या फिर हियरिंग लॉस, कोई भी सेंसरी लॉस हो रहा है, यानी कि तुम्हें दिखना, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, राइट, विजुअल इम्पेयरमेंट है या विजुअल लॉस है, हियरिंग लॉस है, दैट वुड बी एग्जाम्पल। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, जैसे कि मेमोरी लॉस, अगर किसी की मेमोरी लॉस हो सके, ये भी तुम्हारा साइकोलॉजिकली है, तो यहाँ साइकोलॉजिकल लिखा था ना, वो था। कॉन्टेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑफन यूज इन अ मेडिकल और द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, ये ज्यादातर हमारा मेडिकल और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है इम्पेयरमेंट वर्ड। हैंडीकैप की अगर मैं बात करती हूँ तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है, ठीक है, नुकसान है, राइट, जो कि क्या होता है तुम्हारा इम्पेयरमेंट के द्वारा आता है। इम्पेयरमेंट से क्या हुआ, तुम्हारे सोचो इम्पेयरमेंट में एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ चला गया, उससे जो दिक्कतें आ रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उसको हम हैंडीकैप कहेंगे, जैसे कि वो लिमिटिंग और प्रिवेंटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द रोल दैट कंसीडर द नॉर्मल डिपेंडिंग। सपोज करो एक बच्चा जो है वो दौड़ता था, रोज रनिंग करता था, इम्पेयरमेंट क्या आई उसकी, वो जाके एक्सीडेंट से उसके पैर कट गए, जो पैर कट गए अब वो रनिंग नहीं कर पा रहा अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी हैंडीकैप हो जाएंगी, समझ आ गया। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्कोप इसका वही सोसाइटल और इन्वायरमेंटल थोड़ा बैरियर आ जाता है, सी बात है। अगर एक बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसको व्हील चेयर लेके जाना है, तो थोड़ा सा ये इसका इन्वायरमेंटल बैरियर्स आ ही जाते हैं। एग्जाम्पल सोचो कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर व्हील चेयर ही ना बच्चा लेके जा पाए, तो ये हैंडीकैप है, वो बाकी बच्चों के साथ वो सारे काम नहीं कर पा रहा, उसके लिए एक अलग सी जरूरत चाहिए। एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं है जो जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है। कंटेक्स यानी कि एक ऐसा कंटेक्स है, संदर्भ इसका ये रहेगा कि ये सामाजिक,
हाँ ना। और साथ साथ तुम्हारा ये जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है इसमें बच्चा कहीं ना कहीं फेस करता है इसको। तो हैंडीकैप वही हो गया बेसिकली, जो सारे बच्चे कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही तो मैं हैंडीकैप कहलाऊंगी। पूरी क्लास में बच्चे पेपर लिख रहे हैं राइट हैंड साइड से, मगर मैं जो हूँ मेरा राइट नहीं है तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, दैट वुड बी हैंडीकैप। डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी लैक ऑफ एबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उस एक्टिविटी को दिखा नहीं पा रहे हो, राइट। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो कर लेता, बट उसी इम्पेयरमेंट के कारण वो रिस्ट्रिक्शन आ जाना, वो बाधाएं आ जाना, ठीक है, जो आपकी क्षमता को कम कर दे, दैट वुड बी डिसेबिलिटी। स्कोप इसका क्या होता है? आपके सामने स्कोप आ जाता है, बॉर्डर स्कोप है इसका, ठीक है, काफी ज्यादा स्कोप है। एंड देन उसके बाद कुछ लिमिटेशन, काफी मतलब इम्पेयरमेंट से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग, और साथ साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है, बच्चा अपना वर्क नहीं कर पाता। सोचो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इनएबिलिटी टू वॉक ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। किसी को इंजरी हो गई है, इम्पेयरमेंट हुआ है, उसके कारण वो वॉक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो तुम्हारा जो डिसेबिलिटी है वो खुद से नहीं कर पा रहा, ये सारी चीज़ें लर्न नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा ऑटिज्म के कारण, ये सारी चीज़ें हैं। मगर अगर आप बात करेंगे हैंडीकैप की तो आप दूसरों को कंपेयर करते हो अपने आप से, वो चीज़ें, ठीक है। और जो आपका इम्पेयरमेंट होता है उसमें आपका ये जो लॉस हो जाता है कुछ ना कुछ चीज़ों का, या फंक्शनिंग धीरे हो जाती है, वो सारा, ठीक है। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप ध्यान से देखें तो कितने प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। पहली हमारी आती है लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये आती हैं, ये सारी स्किल्स को अफेक्ट करती हैं ये डिसेबिलिटी। तो कुछ कॉमन टाइप्स बढ़ाएंगे, जैसे कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग को और आपकी प्रोसेसिंग स्किल्स को, लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स, आप बात नहीं कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या बढ़ेंगी, राइट। सिम्टम्स क्या होगा? बच्चा रीड नहीं कर पाएगा, अच्छे से लिख नहीं पाएगा, स्पेलिंग्स बेकार होंगी। डिस्ग्राफिया और ऑब्वियसली राइटिंग एबिलिटी, ऊपर नीचे लिखेगा, राइट। ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज नहीं आ रहा उसको, स्पेलिंग बार बार गलत कर रहा है, हैंड राइटिंग उसकी बहुत बेकार है, तो राइटिंग के लिए डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल स्किल्स के लिए, यहाँ पे नंबर सेंस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिकल रीजनिंग उसको नहीं आ रही है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसके अंदर बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि आप क्या ऑडिटरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है इंफॉर्मेशन को। जैसे कि वो स्पोकन डायरेक्शन, मैंने उसे लेफ्ट और राइट बोला, वो उसमें कंफ्यूज हो गया, या फिर जो है सिमिलर साउंड्स में अगर उसे बता रही हूँ उसको वो अंतर नहीं कर पा रहा, डिस्टिंग्विश यानी कि उसको ध्वनियों को वो कहीं ना कहीं अंतर नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया तुम्हारा डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं नर्व से रिलेटेड होता है, जो कि तुम्हारे मोटर स्किल्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है। मोटर स्किल्स की इतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हाथ कहीं और जा रहा है, तुम्हारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि एक बच्चा जो है वो फाइन मोटर स्किल्स, उसकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है लिखने में, बटनिंग करने में, पुअर बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, स्पेशल अवेयरनेस नहीं है, मुझे कितनी जगह से मैं निकल जाऊंगा, राइट, बहुत कम जगह मत तब भी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो दैट वुड बी डिस्प्रैक्सिया, राइट। फिर उसके बाद विजुअल, अगर मैं बात करूं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे आ जाता है जो कि बच्चे की विजुअल इंफॉर्मेशन को बच्चा इंटरप्रेट नहीं कर रहा। एक पिक्चर हमारे सामने आती थी जब हम छोटे थे, तो उसके बारे में बोला जाता था कि 5 लाइनें लिखनी है इसके ऊपर, तो अगर वो बच्चा वो विजुअल देख के ही उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहा, ये कहीं ना कहीं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आएगा। बच्चे को रीडिंग में दिक्कत आ सकती है, चार्ट या ग्राफ को वो अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। विजुअल पैटर्न, जैसे कि मैंने ये बनाया, अगले में मैंने ये बनाया, अगले में मैंने ये बनाया, फिर मैं पूछूंगी इसके बाद क्या आएगा, तो ये अंदर जाएगा, बट उसे वो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं बैठ रही है, दैट वुड बी द, ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? विजुअल में, राइट। अब इसी के बाद हम बात करेंगे कि एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दैट वुड बी ऑफ समवेयर लाइक, क्या रोल रहते हैं हमारे स्पेशल एजुकेटर के एक अर्ली इंटरवेंशन में। तो जब अर्ली इंटरवेंशन होता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, एक बच्चे को देखते हैं कि यार इसमें तो दिक्कत है और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, 3 साल की उम्र में हम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर का रोल ही ये होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। असेस करेगी बच्चे को, समझेगी और आइडेंटिफाई करेगी कि दिक्कत कहाँ आ रही है, उसकी डेवलपमेंटल डिलेस को पकड़ेगी, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी तो वो देखेगी, और साथ साथ कहीं ना कहीं स्पेशल
एजुकेटर बाकी प्रोफेशनल्स के साथ जो है वो वर्क करेगी, कोलैबोरेट करेगी, साइकोलॉजिस्ट के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ, इन सारे बच्चों के साथ, यानी कि कोलैबोरेट करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाएगी, जो कि अभी हमने पढ़ा है, और उसके साथ बच्चे में हेल्प करेगी। एक आईपी फॉर्म करेगी, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाएगी, डेवलप करेगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी, या फिर वो इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान भी बना सकते हैं, जो कि फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके होता है, राइट। फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक गोल्स वगैरह उसमें आउटलाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या क्या सर्विसेज दे रही है, क्या क्या हमें गोल अचीव करने हैं, बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें क्या और उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या है। फिर उसके बाद कुछ टेलर्स वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस या फिर इंटरवेंशन देगी, बच्चे को जिस तरीके से ज़रूरत होगी वो उस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि अपने निर्देश को उसी तरीके से अनुरूप करेगी, यानी कि बदलेगी, राइट। तो वो यूटिलाइज करेगी कुछ प्रैक्टिसेस को जो कि उसने सीखी है, स्ट्रैटेजीज लगा के देखेगी कि बच्चे का कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निटिव में क्या क्या आ जाएगा, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास हो। कोलैबोरेशन करेगी फैमिली के साथ, एक फैमिली के साथ कोलैबोरेशन, परिवार के साथ एक सहयोग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के साथ लेके चलना होता है, बताते हैं उन्हें, समझाते हैं कि बच्चे में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें और इम्प्रूव करना है, और उनको फिर वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ओटी की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, गाइड करते हैं और उन्हें रीइंफोर्स करते हैं कि आपको इसको पढ़ाना है, आपको घर में भी इसको अच्छी तरीके से लर्निंग करवानी है। वो अर्ली लिटरेसी सिखाती है बच्चे को, थोड़ी बहुत स्किल्स जो होती है लिटरेसी की, कि अकेडमिक सक्सेसफुल करवाने में हेल्प करवाती है, न्यूमरेसी करवाती है, यानी कि नंबर्स के बारे में एक स्पेशल एजुकेटर सिखाती है, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस इस्तेमाल करती है, इंटरेक्टिव अप्रोचेस। मल्टी सेंसरी भी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, मल्टी सेंसरी जहाँ पे बहुत सारे सेंसरीज को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैं एक ही वक्त पे आपका देखने का सेंस और आपका सुनने का सेंस इस्तेमाल कर रही हूँ और आप उससे लर्न कर रहे हो। जैसे कि मैं वीडियो चला के बैठी हूँ और मैं वीडियो में देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, जहाँ से मेरी लर्निंग जो है वो और लंबे समय तक होगी, उसको मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। ये भी आ सकता है तुम्हारे नेक्स्ट पेपर में, इंट्रोडक्शन में तो अभी मुझे नहीं लगता। ठीक है। बिहेवियरल सपोर्ट एंड सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, यानी कि एक बिहेवियरल सपोर्ट देगी उसको, उसका जो भी बिहेवियर है उसको भी वो देखेगी, और सोशल स्किल्स भी डेवलप करवाएंगी कि किस तरीके से बाकी बच्चों से बातें करनी है, राइट, और किस तरीके से बाकी कोई टीचर आएगी उसको गुड मॉर्निंग कहना है, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों का काम तुम्हारा स्पेशल एजुकेटर का होता है। इसी तरीके से बढ़िया तरीके से लिखना, पहली हेडिंग डालना अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, इसके बारे में लिखना, फिर उसके बाद बिहेवियरल सपोर्ट देगी, सोशल स्किल्स देंगी, ये सारी चीजें। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स पूछे थे कि भाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटिज्म के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, ये हॉट टॉपिक है बेसिकली। तो सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टी हो जाती है, बच्चा सोशली बात नहीं कर पा रहा, मैं जिस तरीके से आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, आपकी बात सुनूंगी, उसका रिपीट करूंगी, तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, टेकिंग टर्न्स इन कन्वर्जेशन नहीं, वो नहीं सुन पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा, वो एक रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत देगा। जब आप बात ही नहीं एक दूसरे से स्टार्ट कर रहे हो तब तक एक रिश्ता कैसे बनेगा, राइट। तो वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी फ्रेंडशिप बनाने में, फ्रेंडशिप को रखने में, ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने में। आई कॉन्टैक्ट आप ज़्यादातर देखोगे ऑटिज्म बच्चे का जो है वो कम है, तो इंटरेक्शन, बातें करते वक्त बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा कम है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस, यानी कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बात अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, डिले हो जाएगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादातर उसकी स्पीच बढ़ नहीं पाएगी। इकोलेलिया यानी कि एक ही वर्ड को वो बार बार रिपीट, दे दो दे दो दे दो, पानी पानी पानी, इस तरीके से ओरिजिनल स्पीच जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। एटिपिकल लैंग्वेज यूज करेगा, यानी कि अनयूजुअल टोन्स, कुछ भी टोन्स में बोलेगा, कोई भी पिच बोलेगा, कोई भी रिदम चिल्लाएगा, या एक ही साउंड को बहुत ध्वनि को लंबी खींच लेगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज या ईडियम्स वगैरह वो समझ नहीं पाएगा। सोचो कि मैं कोई मुहावरा बोल रही हूँ या फिर मैंने कोई ह्यूमर की बात कही है जो कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, राइट, मैंने कोई भी एक ऐसी बात कही है जो कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो समझेगा, तो वो कहेगा कि अच्छा ह्यूमर है, या फिर समझने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए, वो चीज़ वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सार्कास्टिक जोक्स वगैरह नहीं समझ पाएगा। डिफिकल्टी आएगा इनिशिएटिंग में और सस्टेनेबिंग। देखो ये जो सारा है ना तुम्हारा ASD जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है,
कहीं ना कहीं वो सोशल जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो कम कर देती है, क्योंकि तो आप बात ही नहीं कर पा रहे तो आप किसी के साथ सोशलाइज क्या ही हो पाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं बात को स्टार्ट करने में, उसको मेंटेन करने में, उसको खत्म करने में, बातों को, कन्वर्जेशन को शुरू करने में, बनाए रखने में और समाप्त करने में भी चुनौतियां आती है, यानी कि दिक्कतें आती है। रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, एक ही चीज को बार बार करता रहेगा। अगर उसको हैंड फ्लैपिंग करना पसंद आ रहा है, हैंड फ्लैपिंग करेगा। रॉकिंग करना पसंद आ रहा है, आगे आगे पीछे पीछे स्पिनिंग, इसी चेयर पे स्पिन करना पसंद आ रहा है, तो वो ये करता रहेगा, ठीक है। और अगर उसको एक ही ऑब्जेक्ट पसंद आ गया तो वो बार बार उसी को इस्तेमाल करेगा, खिलौने का अवसर लेगा या फिर कलाई वस्तु का, स्पिनिंग का, कुछ भी एक चीज को लेके वो करता रहेगा। वो रिपीटेटिव बिहेवियर के अंदर आता है। स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। इंसिस्ट और ऑन सेमनेस, वो इंसिस्ट करेगा, रेजिस्ट हो जाएगा भाई इतना, कहीं ना कहीं वो प्रेशर देगा कि मेरा रूटीन जो है मैं वही करूंगा, उसका रूटीन बदलना नहीं चाहिए। ये भी एक करेक्टरिस्टिक होता है। और तुम्हारा बच्चा जो है वो डिप्रेस रहेगा जैसे ही कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे ना, जैसे मौसम में बदलाव आने लगते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी, डिप्रेस्ड बच्चा होने लग जाता है ऑटिज्म का, ठीक है। ये हर एक बच्चे का होता है वैसे तो डिसेबिलिटी में। रोल्स ऑफ कम्युनिटी इन एम्पावरिंग द पीडब्ल्यूडी। तो अगर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको एम्पावर एक कम्युनिटी कैसे कर सकती है, एक मतलब एम्पावर यानी कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ावा दे सकती है, राइट। तो अगर हम इंक्लूजन को प्रमोट करें, अगर हम बढ़ावा दें किस चीज को, समावेशन को, राइट, और एक्सेसिबिलिटी को, तो हम एम्पावर कर सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी को। अगर मैंने इंक्लूजन लेके आई हूँ, मेरे पास क्लास में सारे बच्चे हैं, सारे प्रकार के बच्चे हैं, तो मैंने ब्रेल भी लेके आई हूँ, मैं साइन लैंग्वेज भी इस्तेमाल करती हूँ, ये सारी चीजें अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये इंक्लूजन है। तो बच्चा तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, लोगों को बताना है कि ऐसा भी बच्चा है, इसमें ये दिक्कत है, अवेयरनेस दूंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी, ये हम ही तो कम्युनिटी में आते हैं, हम ही तो सोसाइटी में आते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। स्टिग्मा वगैरह, ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये दूर करेगा, कहीं ना कहीं बच्चा एम्पावर होगा। हम सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर अच्छी से अच्छी, एजुकेशन, गवर्नमेंट जो है वो अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, इनको आर्टिफिशियल लिम्स थोड़े कम दाम में देती है, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, इनके लिए रिहैब्स खोले होते हैं। दैट वुड बी समवेयर लाइक अ कोलैबोरेशन, और यू कैन से कि एम्पावर करना इन लोगों को, ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ा देना, इन लोगों को और एम्पावरमेंट मिलेगी, राइट। कहीं ना कहीं ये अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, तो पीडब्ल्यूडी को हायर करना, कुछ परसेंटेज रख देना कि 5% तो पक्का पीडब्ल्यूडी बच्चा जो है वो रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। इंश्योरिंग वर्क प्लेस जो है वो एक्सेसिबल है, वहां पे जा रहा है बच्चा कहीं ना कहीं जॉब करने, मगर वहां पे उसके व्हील चेयर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो रैम्प ही नहीं है, स्टेयर्स है सिर्फ, लिफ्ट भी नहीं है, तो ये दिक्कत है, राइट। अब एक टीचर के लिए कितना जरूरतमंद है, कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की डिसेबिलिटी को समझना कि उसमें विकलांगता है, वो क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई। बच्चे अगर टीचर को पता चल जाएगा इसमें ये दिक्कत है, तो वो उसी अकॉर्डिंग उसके साथ वही स्ट्रैटेजी लेके चलेगी। अगर उसे पता चलेगा कि वो थोड़ा सा उसका आईक्यू कम है, तो मैं ज्यादा बारी रिपीट करूंगी, मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, या फिर इसको मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाऊंगी। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं टीचर को ये अलाउ करता है, हेल्प करता है कि भाई वो अपने टीचिंग मेथड्स को बदले, जैसा बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक व्यक्ति की जरूरत है या फिर बच्चे की जरूरत है। क्लासरूम मैनेजमेंट भी वैसे ही करेगी। सोचो एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड का आ रहा है, तो वो उसके लिए एक सर्कल वाला क्लासरूम मैनेजमेंट करेगी। विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसे सबसे आगे बिठाएगी। अर्ली इंटरवेंशन एंड वो अर्ली आइडेंटिफाई करेगी, उसको पता होना चाहिए कि इस बच्चे में दिक्कत है, तो मैं उसको ज्यादातर रिकॉग्नाइज करेगी वो, राइट। इंटरवेंशन देखेगी, अर्ली इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग साइंस वो देखेगी कि यार ऐसा ऐसा, टीचर को अगर अवेयरनेस होगी कि हाँ भाई ये सारे साइंस जो है वो किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के हैं, तो वो अर्ली इंटरवेंशन में हेल्प आएगा। रेफरल फॉर द सर्विस, वो आगे जाके किसी सर्विस के लिए रेफर भी करेगी, वो स्पेशल एजुकेटर के पास जाएगी और बोलेगी कि ये बच्चे में दिक्कत है, तो आगे वो सर्विस के लिए रेफर कर रही है, ठीक है। ये हिंदी में नोट्स है, तो सारे ही बायलिंगुअल मैंने बनाया है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ये पढ़ भी सकते हो, ठीक है। क्रिएटिंग, देखो ये एग्जाम से अगर आप पहले पढ़ रहे हो, एक दिन पहले पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बात है, वीडियो ही एक दिन पहले मैंने अपलोड की है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ये नोट्स को पढ़ सकते हो, आपके डेफिनेटली मार्क्स, और आपको पता चल जाएगा लिखने का तरीका क्या होता है पेपर में। यही तो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, सब कुछ आता है, मार्क्स सब भी नहीं आ पाते, वो ये है क्योंकि आप रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर एक टीचर को पता होगा कि इस बच्चे में डिसेबिलिटी है, या फिर अगर वो टीचर अवेयर होगी, तो भाई वो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएगी,
वो बच्चे को अप्रिशिएट करेगी, बच्चे को वैल्यू फील करवाएगी, उसकी रिस्पेक्ट करी जाएगी, दूसरे बच्चे भी उसके लिए सपोर्ट करेंगे। वो जो एक्सेसिबिलिटी है, वो जो मटेरियल देगी क्लासरूम में, ब्रेल देगी, साइन लैंग्वेज देगी, एक्टिविटीज कराएगी, उसके अकॉर्डिंग देख के असेसमेंट देगी, वो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग देगी। सपोर्टिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि एक अगर एक टीचर को पता है तो वो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा और वो उसी तरीके से बच्चे को सपोर्ट करेगी, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेगी उस बच्चे के साथ, ठीक है। और वो टीचर और एड्रेस करेगी बिहेवियरल चैलेंजेस, जो भी दिक्कतें आ रही है वो सारी चीज़ों को वो देखेगी, ठीक है। प्री नेटल कॉजेज जो कि ज्यादातर पूछे गए हैं, हियरिंग लॉस में ज्यादातर पूछ रहे हैं, तो क्या क्या प्री नेटल, देखो सारे प्री नेटल कॉजेज जो होते हैं ना वो ज्यादातर सेम ही होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता, बस कि बदल जाते हैं। जैसे ये प्री नेटल कॉजेज फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट, फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो जेनेटिक फैक्टर तो हर जगह काम आता है, तो इसे स्टार बना लो, हर दफा लिख देना है, किसी में भी लिखना है, किसी भी डिसेबिलिटी में जेनेटिक फैक्टर तो जरूर कहलाएगा। कहीं ना कहीं हेरिडिटी कंडीशन है भाई, पीछे से चलती हुई आ रही है, राइट, कोई फैमिली में चलती हुई आ रही है, ठीक है। या फिर कोई प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाना, ये भी प्रीनेटल कॉज है। रुबेला हो जाना, रुबेला एक सिंड्रोम है, राइट, तो वो भी हियरिंग लॉस कर सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी कर सकता है, जरूरी नहीं होता। ये तो एक कंडीशन दे दी है मैंने कि रुबेला जो है वो हियरिंग लॉस का कॉज हो सकता है, उसका कारण है, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक इन्फेक्शन है जिसको हम साइटोमेगैलो वायरस कहते हैं, राइट, CMV। ये भी तुम्हारा जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करता है। सेंसरी न्यूरल अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, इनर ईयर में जाता है, नर्व्स में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, जो नर्व ऑडिटरी नर्व जो कि तुम्हारी ब्रेन तक जाती है सिग्नल लेके। प्रीनेटल हेल्थ में कहीं ना कहीं सब्सटेंस एक्सप्लोजर हुआ है। सोचो मेटरनल डायबिटीज यानी कि शुगर थी, राइट, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होना, या फिर कोई अल्कोहल वगैरह इनटेक कर लेना मदर का, दैट वुड बी द कॉज और कारण हो सकता है आपका डिसेबिलिटी का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि मदर ने अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन इनटेक ना की हो प्रेगनेंसी के दौरान, फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं हियरिंग लॉस कर सकता है। आयोडीन की बहुत, नमक की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो वो फीटल ब्रेन में ऑडिटरी सिस्टम में दिक्कत कर सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, अगर मेरे पास टाइम रहेगा पार्ट 2 का तो मैं डेफिनेटली पार्ट 2 बनाऊंगी किसी और पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था। क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं भाई, हमारा उद्देश्य क्या होता है एक होम ट्रेनिंग का। होम ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, होम ट्रेनिंग पहले होता क्या है हम ये देख लेते हैं। अगर एक होम बेस्ड एजुकेशन देना, होम स्कूलिंग करवाना, जिसमें बच्चा जो है एजुकेट होता है घर पे बैठे हुए, ना कि स्कूल में जाके, उसको घर पे पढ़ाना, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसके फायदे क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें उसी में ही आएंगी। सो उसके पर्सनलाइज एजुकेशन, देखो उद्देश्य में भी आ सकता है ये, और इसमें भी आ सकता है कि इसका फायदा है ये। पर्सनलाइज एजुकेशन यानी कि बच्चे को एक पर्सनलाइज एजुकेशन मिल जाती है, उसको टेलर्ड करिकुलम यानी कि अनुरूप पाठ्यक्रम मिल जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है यानी कि आपका करिकुलम होता है, उसको वो डिजाइन कर देती है टीचर कि भाई इसमें ये दिक्कतें आ रही है, इसकी ये जरूरत है, इसकी ये एबिलिटी और इसका ये पेस है। पेस यानी कि इस ही चाल से वो बच्चा जो है वो लर्न करता है, ठीक है। तो उस दौरान वो पाठ्यक्रम को बदल सकती है, यानी कि करिकुलम को बदल सकती है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस देगी। ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह नहीं होगा कि यार इतने सारे बच्चे हैं तो एक टीचर होगी तो सामने बैठ के उसको फोकस देगी। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो हर जगह घुसाना है भाई, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जरूर होगा उस बच्चे का, क्योंकि बच्चा जो है वो अकेला पढ़ रहा है, उसको बाकी सारी चीजें वो सीखेगा, रीडिंग करेगा, राइटिंग करेगा, मैथमेटिक्स करेगा, साइंस करेगा, साथ साथ बच्चे को लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाएगी कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्या करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ डिसिप्लिन। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या आएगा, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, अकेडमिक डेवलपमेंट, राइट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें जो होंगी वो बच्चे की कहीं ना कहीं डेवलप होती है। तो ये सारा हॉलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका हिंदी का ये रहा, समग्र विकास हम कहेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होगा, बच्चे का सोशल स्किल्स आप इंप्रूव कराएंगे, बच्चे को पर्सनलाइज सपोर्ट दोगे। प्री पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आएगा। अब देखो बच्चा घर में ही बैठ के पढ़ रहा है, पेरेंट्स भी साथ ही होंगे, तो पेरेंट्स को भी डीपली इन्वॉल्व किया जाएगा उस बच्चे की शिक्षा में, अच्छे से वो सपोर्ट देंगे, बच्चे को एंकरेज करेंगे, राइट, और उसी बच्चे को वो गाइड भी करेंगे। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है।
कस्टम सपोर्ट्स, जो भी सपोर्ट वगैरह चाहिए होगी तो हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कि भाई ये एजुकेशनल अप्रोचेज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप वही इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग हम उनको देते हैं, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग समझाते हैं उन्हें कि बच्चे की ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, राइट। तो हम सारी चीज़ें बताते हैं कि बच्चे की ताकत ये रही, कमजोरियाँ ये रही और रुचियाँ ये रही। तो ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है और इस बच्चे को इसी तरीके से देखना है। सो आई होप सारी की सारी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ज़्यादा लंबी मैंने वीडियो नहीं खींची है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, फुल फॉर्म्स चाहिए हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसकी भी वीडियो आने वाली है, जल्दी मैं बना दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सारी की सारी वीडियोज़ आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पर मिलती रहेंगी, राइट। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।